गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में आपका पांचवा अध्याय का भाग 2। इसका शीर्षक है भारतीय समाज के नए विचार। भारतीय समाज के नए विचार का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताए थे कि समाज में किस प्रकार से नए विचारधाराएं और किस प्रकार से मध्यम वर्ग के आने से समाज में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ था, चाहे वह नारी शिक्षा को लेकर, चाहे वह नारी के अधिकारों को लेकर। इसमें सबसे ज़्यादा विचार विमर्श किया गया था। उसी के बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी के अंतर्गत जो बच्चे जो स्कूल के शिक्षक से बात कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे, उन्हीं लोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम लोग। तो इसमें भाग 2 में विधवा पुनर्विवाह के बारे में आपको बताया गया। इसमें देखोगे दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह तथा बाल हत्या आदि प्रथाओं के लिए कड़क कानून बनाया था, उसका विरोध किया और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह तथा नारी शिक्षा का समर्थन किया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने भी जो सती प्रथा और बाल हत्या इसका विरोध किया था और उसी के साथ साथ उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह कैसे संभव हुआ था, ये सवाल वो अन्नू नाम की जो लड़की रहती है वो अपने टीचर से पूछती है कि समाज में इतना विरोध होने के बाद जो विधवा पुनर्विवाह जो था वो कैसे संभव हुआ। तो शिक्षक बोलती है कि उस समय बंगाल में ईश्वरचंद विद्यासागर नामक एक समाज सुधारक हुए थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना सारा जीवन क्या कर दिया, उन्होंने सारा जीवन समाज के पीछे लगा दिया। उनके इस आंदोलन का बंगाल में व्यापक समर्थन मिला था। जो ये आंदोलन चलाया था विधवा पुनर्विवाह का ईश्वरचंद विद्यासागर ने, तो इसका समर्थन सबसे ज़्यादा बंगाल में उनको मिला था। और इसके अलावा महाराष्ट्र में पंडित विष्णु शास्त्री ने स्वयं एक विधवा से विवाह करके एक समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। विधवा से विवाह कर समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और रूढ़िवादी का विरोधी होने के बावजूद भी वह अपनी विधवा बेटी का विवाह पुनः फिर से किया। ये भी समाज के लिए एक उदाहरण ही था। महादेव गोविंद रानाडे ने समर्थन किया। आंध्र प्रदेश में वीरेशलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया गया था। परिणाम स्वरूप सन 1858 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ। इसको अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों कि 1858 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था, है ना। आप देखेंगे अब इसमें अवंतिका ने पूछती है कि दीदी बताइए कि बाल विवाह तथा बहु विवाह तथा दहेज प्रथा का विरोध कैसे व्यापक हुआ था। जो समाज में फैले हुए बाल विवाह, बहु विवाह और जो बाल हत्या, दहेज प्रथा, ये किस प्रकार से व्यापक हुआ था। तो दीदी ने बताया कि केशव चंद्र सेन तथा ईश्वरचंद विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में समाज को समझाया। वो जो केशव चंद्र जी थे और जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, तो बाल विवाह से होने वाले जो दुष्परिणाम थे, इन सारी चीज़ों को लोगों को समझाया कि अगर हम किसी बच्चे का विवाह कम उम्र में कर देते हैं तो उससे उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और समाज में क्या मतलब उसका कोई भी स्थान नहीं रहता। ये सारी
जो उसके दुष्परिणाम थे वे समाज में लोगों को समझाने का प्रयास किया, ताकि लोगों उससे जागृत हो सके और ये गलती जो होती है उसको दोबारा ना कर सके। और फिर उसने जो लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित की थी। उस समय जब कानून नहीं बना था, उस समय लड़के और लड़की की उम्र विवाह करने की 14 वर्ष होती थी, किंतु फिर बाद में उसमें संशोधन किया गया और फिर लड़की की उम्र 18 वर्ष विवाह के लिए और लड़के की 21 वर्ष निश्चित किया गया था। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर बहुविवाह एवं बाल वध जो प्रथाएं भी समाप्त होने लगी थी और इससे धीरे धीरे लोगों में जागृति आने लगी, मतलब उन लोग को समझ आने लगी और धीरे धीरे समाज में जो बहुविवाह था, बहुविवाह का तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई किसी की एक पत्नी है उसके बाद वो 2 या 3 शादी करता था तो उसको हम बहुविवाह कहते थे, जिससे उसमें उन लोगों का अधिकारों का हनन होता था। तो ये भी कम होने लगे समाज में, और जो बाल हत्या होते थे, कन्या जिनके घर में लड़कियां होती थी उनका वध कर दिया जाता था, ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। और इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण की एवं शिक्षा की आवश्यकता है हमको, कि आज भी हमको अगर आज भी कई इलाके में ऐसे हैं जहाँ पर रूढ़िवादी मतलब पुराने ख्यालात के लोग हैं और इसको लोग करने में चूकते नहीं हैं। तो इसलिए आज भी जनता में जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। फिर अनु ने याद दिलाया, दीदी समाज सुधारकों में नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया गया था। तो समाज सुधारक लोग नारी शिक्षा के लिए भी बहुत अथक प्रयास किया था और उसका भी परिणाम आया था कि यहाँ पर देखोगे जब लगभग सभी समाज सुधारकों ने विचार था कि नारी को शिक्षा देने में उनका आत्मविश्वास जागृत होगा और यह समाज में अपनी पूरी भूमिका का सार्थक रूप से कर सकेंगे। मतलब अगर समाज में नारियों को शिक्षा दी जाए तो समाज में उनका सम्मान होगा, उनका एक अलग से स्थान होगा और उनका जीवन भी सार्थक हो पाएगा, जिसमें केवल महिलाओं का विकास नहीं हो पाएगा बल्कि पूरे समाज का विकास होगा। और नारी शिक्षा से केवल महिलाओं का ही विकास नहीं होगा बल्कि पूरे समाज का विकास होगा, ये उन्होंने समझाया था। फिर उसके बाद देखेंगे, इसी के बाद देखेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों में सन 1849 में यहाँ कलकत्ता में बेथन नाम का प्रथम बालिका स्कूल खोला गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा नारी शिक्षा का समर्थन तो किया गया था और उसके बाद उन्होंने सन 1849 में कलकत्ता में बेथन स्कूल खोला, वो प्रथम बालिका स्कूल था। और उसके बाद यहाँ पर जो निम्न वर्ग की बालिकाएं थी उनको पहले ही शिक्षा दिया, मतलब पहले उनका एक तरफ से बोलेंगे उनका एडमिशन करवाया गया था। सबसे पहले उन लोगों जो निम्न जाति के लोग थे उनको प्राथमिकता दी गई थी। सामाजिक विरोध की अपेक्षा यहाँ पर सामाजिक विरोध के उपरांत भी यहाँ पर बालिकाओं को बहुत सारी बालिकाएं यहाँ पर स्कूल में मतलब प्रवेश लेकर उन लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया था। इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल और कॉलेज खुलवाए गए थे। और जो दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उनके द्वारा भी कई जगह में कई स्थानों पर बालक और बालिका के लिए दोनों के लिए यहाँ पर कई स्कूल और कॉलेज खुलवाए गए थे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ में भी आंदोलन चलाया था। इसका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार बनता है। इस समय महाराष्ट्र में नारी शिक्षा में अनेक प्रयास किए गए थे। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भी नारी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया था, अथक प्रयास किया और उन्होंने पूना में बालिका स्कूल खुलवाया। इसके लिए इसमें भी निम्न जाति की जो बालिकाएं थी उन लोगों ने प्रवेश लेकर
वहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। विशेष रूप से यहाँ पर प्रवेश लिया गया। अब बालिकाओं के लिए यह केवल इसमें प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा था। और यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले और आगरकर ने यहाँ पर नौकरियों एवं विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर उद्यमों के लिए बालिकाओं की शिक्षा का भी विचार रखा था। यह समाज में सुधारकों में समाज के संपूर्ण विकास एवं नारी समस्याओं का स्थायी हल, उन्हें पुरुष के समान शिक्षा एवं सामाजिक अधिकार दिया जाने का प्रावधान था। यहाँ पर उनका कहना था कि जिस प्रकार से समाज में पुरुषों का स्थान होता है वो हर जगह, चाहे वह उद्यम में हो, चाहे वो समाज में किसी अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसी प्रकार से महिलाओं का भी समाज में समान अधिकार होना चाहिए। और उनको प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा भी दिया जाना चाहिए ताकि वो समाज में अपना एक स्थान बना सके, अपने अधिकारों की रक्षा कर सके और अपने अधिकारों को पा सके। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ हुआ कि नारी शिक्षा से सबसे बड़ा लाभ हुआ कि ये नारी के अधिकारों का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भी यहाँ पर समाज में भी जागरूकता आई थी। अब उसके बाद देखेंगे नारी शिक्षा के यहाँ पर नारी सुधार कार्यक्रमों में रूढ़िवादी की भी रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ता था, क्योंकि जो पुराने ख्यालात के लोग होते थे ये लोग नारी शिक्षा का सबसे ज़्यादा विरोध करते थे। वो लोग ये चाहते थे कि समाज में नारियों का कोई भी स्थान नहीं है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए जब नारी शिक्षा का समर्थन किया गया था तो रूढ़िवादी लोग इसका विरोध करने में चूके नहीं। फिर भी कई माता पिता हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया और ऐसे ही एक परिवार की बेटी थी रमाबाई। और इसमें देखेंगे कई परिवार में ऐसे थे कि भले ही गरीब थे, निम्न वर्ग के थे, लेकिन वो अपनी बेटी को शिक्षा देने से चूके नहीं। उन लोगों ने भी अपनी बेटियों को स्कूल में दाखिला करवाया और उन्हें शिक्षित करवाया। तो एक तरफ से ये कह सकते हैं हम लोग कि नारियों यहाँ पर समाज में नारी शिक्षा का समर्थन अगर पहले ही होता तो नारियों को भी समाज में समान रूप से जीने का अधिकार मिलता, उनके अधिकारों की रक्षा होती और समाज में उनका भी स्थान होता। किंतु मध्यम वर्ग के आने के बाद ही जब समाज सुधारक लोग यहाँ पर आए, राजा राम मोहन राय जैसे लोग, जो कि विधवा विवाह और का समर्थन किया और सती प्रथा का अंत करने के लिए सबसे ज़्यादा ही इसमें देखोगे नारियों का जो अधिकारों का हनन होता था वो सती प्रथा था। सती प्रथा में उसको बिना कसूर के ही उसको मार डाला जाता था। तो ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ये सती प्रथा कानून को बंद करने के कानून बनाया और फिर उस कानून बनाने के लिए उन्होंने सरकार से उन्होंने एक तरफ से बोला जाएगा कि इसमें सरकार से उन्होंने अनुमति ली। और फिर उसके बाद उन्होंने आर्य समाज में जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने भी नारी शिक्षा और जो बाल हत्या था इनका विरोध किया और नारी शिक्षा को समर्थन किया और कई सारे स्कूल कॉलेज खुलवाए ताकि सभी यहाँ पर जो निम्न वर्ग की महिलाएं जो बालिकाएं थी और चाहे वो उच्च वर्ग की, उनको प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा भी दिया गया और इनको भी समाज में स्थान बनाया था ताकि समाज में इन लोग भी साथ साथ मिलकर चल सके और वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग नए समाज के विचार में कि नारियों का स्थान पहले कैसे था और आज कैसे है। आज हर जगह नारी शिक्षा के कारण से देखोगे हर क्षेत्र में नारी लोग समान रूप से हर काम में भाग लेते हैं और पुरुषों से भी आगे अपना स्थान बना कर रखे हैं। तो एक तरफ से बोल सकते हैं हम लोग कि समाज में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है और सभी को समान अधिकार के अनुरूप अपना सर्वांगीण विकास करने का भी अधिकार है।
तो आप लोग ये पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और बीच बीच से प्रश्न निकाल कर लिखेंगे। और जहाँ पर आपको लगता है कि ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके इसमें जो सन दिए हैं कि कौन से समय में कौन सा, जैसे बेथन स्कूल खोला गया था 1849 में कलकत्ता में, तो ये चीज़ को अंडरलाइन करके इसमें से प्रश्न बना लेंगे और उसे अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।